हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर एलवर्स। जैसे कि आपको पता है कि हम टॉपिक कर रहे थे स्टेट्स ऑफ मैटर। आज जो है उसमें हमारा टॉपिक रहेगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस एंड कुछ सम क्वेश्चंस रहेंगे। और साथ में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसकी भी डिस्कशन जो है हम करेंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक दैट इज़ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब देखो, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हम स्टडी करने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये थ्योरी है, ठीक है ना, ये आइडियल गैसेस पे 100% वैलिड है। मीन्स जहाँ पे हम आइडियल गैसेस की बात करेंगे वहाँ पे काइनेटिक थ्योरी जो है ऑलवेज एप्लीकेबल है। ठीक है, बट जो रियल गैसेस होती हैं, ठीक है, उनके लिए ये पार्शियल वैलिड है, पार्शियल वैलिड फॉर द रियल गैसेस। और इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, तो उनको हम स्टडी कर लेते हैं कि इस थ्योरी के क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं। तो सबसे पहला जो पोस्टुलेट है वो ये है कि गैस इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स लाइक एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ये तो सभी को पता है कि जो गैस होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के साथ बनी होती है, लाइक एटम्स और मॉलिक्यूल्स के साथ। क्लियर। सेकंड पोस्टुलेट ये है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम गैस आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। अगर एक गैस है, ठीक है, उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो सभी क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, मास में, शेप में, साइज में। ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ नेक्स्ट पोस्टुलेट है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली इन रैंडम मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। दिस जो है दिस पोस्टुलेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बेस्ड पे जो है न्यूमेरिकल्स, आई मीन टू से, जो एमसीक्यूज बन सकते हैं। ठीक है, ये आप याद रखना कि इनके जो मोशन पे क्वेश्चन आता है कि ये मोशन कैसे करते हैं स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो येलो कलर की लाइन को, ये एक मॉलिक्यूल है, वो इस तरीके से मोशन में है, एक स्ट्रेट लाइन में। तो अब स्ट्रेट लाइन में है तो इसके कंपोनेंट्स हो सकते हैं, यू एक्स हो सकता है, यू वाई एंड यू जेड हो सकता है। ठीक है, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी है कि ये एक्स एक्सिस की तरफ जा सकता है, वाई एक्सिस की तरफ भी जा सकता है, और जेड, तीनों डायरेक्शंस में जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम है। मीन्स हम कह सकते हैं कि यू एक्स इक्वल टू यू वाई इक्वल टू यू जेड। ठीक है जी। अब जो इसके कंपोनेंट फॉर्म में अगर हम जू को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यू इज़ इक्वल टू यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप प्लस यू जेड के कैप। ओके, बट दीज ऑल आर इक्वल। इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो कैसे निकलता है मैग्नीट्यूड, दैट इज़ अंडर द रूट यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड की स्क्वायर। ओके, यहाँ से आपको मैंने अभी बताया था कि जो ये सभी हैं यू एक्स यू वाई एंड यू जेड जो है ये सभी इक्वल हैं। तो जब इनको इक्वल रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3u(x) की स्क्वायर। क्लियर, क्योंकि 3 हो जाएंगे। ओके, अब आप देख सकते हो यहाँ पे नेक्स्ट आप देख पा रहे हो that is all the collisions of gas molecules among themselves and with the wall of container is elastic in nature। ये वाला पोस्टुलेट क्या कह रहा है कि जितने कोलिजन्स के, देखो इसके पोस्टुलेट्स पे बहुत एमसीक्यूज बन जाते हैं। ठीक है, लास्ट में हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे ना, तो आप वहाँ पे भी कोलिजन्स के बेस्ड पे जो है एमसीक्यू देखोगे। All the collisions of gas molecules among themselves and with wall of container is elastic। मीन्स जब कोई गैस है उसमें मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनकी आपस में भी कोलिजन्स होंगी, उनकी वॉल्स के साथ भी कोलिजन्स होंगी, और वो जो कोलिजन्स होंगी वो इलास्टिक होंगी। इलास्टिक का मतलब होता है कि जब कोलिजन हो जाएगी तो उसके बाद उनको उनका जो मोमेंटम है या फिर आप कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी जो है उनकी, उसमें कोई भी लॉस नहीं आएगा। ठीक है, कंजर्व्ड रह जाएंगे, इसीलिए हम इसे इलास्टिक कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट पोस्टुलेट है हमारे पास, द प्रेशर ऑफ अ गैस इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद वॉल ऑफ द कंटेनर। अब जो गैस का प्रेशर होता है, ठीक है, वो क्या होगा, वो किसकी वजह से है, गैस का प्रेशर किसकी वजह से है, कोलिजन्स की वजह से, जो कि कोलिजन्स होती हैं विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। ठीक है, तो नेक्स्ट है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया। जितने यूनिट एरिया में जितनी कोलिजन्स होंगी उतना ही उस गैस का जो है वो प्रेशर होगा। क्लियर। नेक्स्ट आप देख सकते हो सिक्स्थ जो पोस्टुलेट है दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस डिपेंड्स ओनली अपॉन टेम्परेचर। जो ये वाला पोस्टुलेट है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये पता होना चाहिए हमको कि जो काइनेटिक एनर्जी है गैस की वो ऑलवेज डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे, और किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती काइनेटिक एनर्जी। और गैस यहाँ पे कौन सी गैस की बात हो रही है, बेसिकली यहाँ पे आइडियल गैस की बात हो रही है।
क्लियर, आइडियल और रियल, आइडियल की मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे बात हो रही है। काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, नेचर कैसा है गैस का उस पर डिपेंड नहीं करेगी। क्लियर, कि कौन सी गैस जो है हमने ली है उसका नेचर कैसा है उस पर डिपेंड नहीं करेगी। और सेवन्थ पॉइंट जो है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ गैस मॉलिक्यूल्स इज़ नेग्लिजिबल व्हेन कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, अब देखो फर्स्ट बॉक्स में गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने क्या किया हुआ है, स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है। अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम निकालेंगे गैस का तो ऑब्वियसली मतलब ज़्यादा आएगा। और अगर हम इन सभी मॉलिक्यूल्स को पकड़ के कॉर्नर में रख दें तो फिर हम इसका जो है वॉल्यूम निकालें, ठीक है ना, तो वहाँ पे जो वॉल्यूम आएगा बहुत ही नेग्लिजिबल आएगा। मीन्स हम कह सकते हैं कि ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो नेग्लिजिबल आ जाएगा, बिल्कुल नेग्लिजिबल एज़ कम्पेयर टू वॉल्यूम। जितना वॉल्यूम गैस का आप फर्स्ट कंटेनर में देख रहे हो उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा क्या होगा, नेग्लिजिबल। नेक्स्ट आप देख पा रहे हो एट्थ पोस्टुलेट जो है, देयर इज़ नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग मॉलिक्यूल्स। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ने ये कहा कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, हमने पिछली वीडियो में ये डिस्कस किया था कि मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, ठीक है, इंट्रैक्शंस होती है, बट ये थ्योरी ये मानती नहीं है। ये कहते हैं कि नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स। ओके, सो जो पॉइंट 7 और मैंने 8 आपको अभी अभी बताए हैं ये दोनों वैलिड फॉर रियल गैस। आपको याद रखना है कि सॉरी, नॉट वैलिड फॉर रियल गैस, ये दोनों रियल गैस के लिए वैलिड नहीं है, ओनली जो है आइडियल गैस के लिए वैलिड है। क्लियर, सो नाइन्थ जो है दैट इज़ ग्रेविटी इज़ निगलेक्टेड। ओके, अगर हम ग्रेविटी की बात करें, जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, जो ग्रेविटी होती है मीन्स इन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता ग्रेविटी का मॉलिक्यूल्स पे, वो अपने एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है ना, मोशन में चलते रहते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन उनका होता रहता है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ग्रेविटी से। क्लियर, ओके, नेक्स्ट है हमारे पास काइनेटिक गैस इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट ईयर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था इस पे जो मींस काइनेटिक गैस इक्वेशन ये वाले फॉर्मूलाज से रिलेटेड आया हुआ है। ठीक है, सो आपको बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो काइनेटिक गैस इक्वेशन आप देख पा रहे हो, दिस इज़ काइनेटिक गैस इक्वेशन। हम इसकी डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, ठीक है, और हमें नीड भी नहीं है। ठीक है, हमारे एमसीक्यू जो होंगे क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप हैं, तो हमें नीड नहीं है कि कहाँ से कैसे कैसे ये बन के आई है। आपको जस्ट ये याद रखना है कि दिस इज़ काइनेटिक गैस इक्वेशन और इसकी टर्म्स जो इसमें यूज़ की गई हैं वो क्या क्या है। ठीक है, मेनली सो इसमें होता क्या है, दैट इज़ पी वी इज़ इक्वल टू 1/3 mn/u/r/ms²। अब यहाँ पे आपको पता है ना कि P तो प्रेशर है, V वॉल्यूम है, और जो M है और N है ये क्या है, M तो है आपके पास मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस। कोई भी गैस है, ठीक है, उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके एक मॉलिक्यूल का कितना मास है, दिस इज़ M। एंड N क्या है कि उस गैस में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, N क्या आ जाएगा, कितने मॉलिक्यूल्स हैं। क्लियर, और यहाँ पे U²RMS क्या है, दिस इज़ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसको हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोलते हैं, मीन स्क्वायर रूट। ठीक है, यहाँ से ही क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है ये इसको इक्वल होती है, स्क्वायर भी देख रहे हो, मीन भी देख रहे हो और स्क्वायर रूट भी देख रहे हो। क्लियर, सो ये आपको याद रखना है। ये मतलब ये आया कैसे ये फॉर्मूला URMS का, दैट इज़ सपोज कोई गैस है उसमें आपके पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं उसमें, तो जो फर्स्ट मॉलिक्यूल होगा सपोज उसकी वेलोसिटी कितनी है U1², सेकेंड की वेलोसिटी मीन्स सभी मॉलिक्यूल्स की कोई ना कोई तो वेलोसिटी होगी। आप उनके वेलोसिटीज़ का मीन निकालो, उनकी स्क्वायर करके मीन निकालो और उसका क्या कर दो, स्क्वायर रूट, उसे हम क्या कहेंगे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्लियर, सो ये रहा फॉर्मूला। एक फॉर्मूला याद रखना है आपको कि जो गैस होती है उसमें सपोज n मोल्स है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी उसकी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल्स ऑफ गैस इज़ इक्वल टू n × 3/2RT। ओके, सो अगर मैं इसे थोड़ा मॉडिफाई करूँ फॉर्मूला को, हमने एक लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था आइडियल गैस इक्वेशन को, दैट इज़ PV = nRT, है ना। यहाँ पे nRT देख रहे हो ना फॉर्मूला में, nRT, इसको रिप्लेस कर दो PV के साथ, तो दैट मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल्स ऑफ गैस की कितनी होती है, 3/2 PV। क्लियर, और अगर आपको पूछा जाए कि 1 मोल की कितनी होगी,
1 मोल ऑफ गैस है, ठीक है, आइडियल गैस है, 1 मोल है उसका, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू 3/2 RT। गैस गैस कोई भी हो, गैस मैटर नहीं करती, यहाँ पे उसका 1 मोल होना चाहिए, ठीक है। अगर उसका 1 मोल है, 1 मोल ऑफ गैस जो होगी आइडियल गैस, दैट इज इक्वल टू 3/2, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है, चाहे वो H2 है, चाहे वो O2 है, चाहे वो हीलियम गैस है, अगर उसका 1 मोल है ना सभी का, तो सभी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम होगी। क्लियर? अगर उनका सभी का टेम्परेचर कांस्टेंट है, ओके, एक ही टेम्परेचर पे हम बात कर रहे हैं उनकी, और सो वहाँ पे उनकी काइनेटिक एनर्जी सभी की सेम होगी। क्लियर हो गया? सो नेक्स्ट देखो, अब आप आर की वैल्यू, ये कन्फ्यूज़न रहती है स्टूडेंट्स को, आर की वैल्यू आपने यहाँ पे यूज़ करनी है 8.314 जाउल पर मोल पर केल्विन, और टी तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है यहाँ पे। और अगर मैं बात करूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल्स ऑफ आइडियल गैस, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, दैट इज़ n इंटू 3/2 RT। अगर हम RT की फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं n मोल्स की, हमारे पास कोई आइडियल गैस है उसके n मोल्स हैं, तो उसकी क्या होगी, अभी हमने ऊपर किया ना डिस्कस 3/2 RT, ये फॉर 1 मोल है। अगर हमने n मोल्स के लिए फाइंड करना है तो n के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर हमने सिर्फ एक मॉलिक्यूल की, 1 मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, तो आप क्या करोगे, Na के साथ इसे डिवाइड कर दोगे, ठीक है, 3/2 RNA T। क्लियर? सो यहाँ पे देखो आप, जो R/Na है इसे हम K लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, K। और K क्या है यहाँ पे, दिस इज़ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये क्या है हमारे पास, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और K की वैल्यू जो होती है दैट इज़ फिक्स होती है, दैट इज़ 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जाउल पर केल्विन। आप डायरेक्ट जो है K की वैल्यू ये इसको यूज़ कर सकते हो। क्लियर? ये मैंने जो 4 और 5 आपको फॉर्मूलाज लिखवाए हैं ये नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अब हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है। सिंपल वे से अगर क्वेश्चन बनेगा तो कैसे बनेगा, दैट इज़ फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 8 ग्राम ऑफ मीथेन एट 20 डिग्री सेल्सियस। काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है 8 ग्राम की, लेकिन हमने जो फॉर्मूलाज किए हैं वो तो मोल्स में किए हैं ना, तो सबसे पहले तो आप 8 ग्राम जो यहाँ पे मीथेन है इसके मोल्स निकालो। 8 ग्राम ऑफ मीथेन आपको दिया है, ये निकालो कि इतने 8 ग्राम में कितने मोल्स होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होगा जितना मास हमें गिवन है डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास कितना गिवन है 8 और मोलर मास कितना है 16, तो इसको सॉल्व करके 0.5 आ गया। और हमने अभी क्या स्टडी किया, हमारे पास कितने मोल्स आ गए 0.5। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, n इंटू 3/2 RT। n हमने फाइंड कर लिया, 3/2 आ गया। r की वैल्यू मैंने बता दी थी कि 8.314 आपने यूज़ करनी है, और t की वैल्यू आपने यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में ना लेकर आपको लेनी है कैल्विन में। ओके, सो कैल्विन में कन्वर्ट कर लो इसे, 300 जो है इसका आंसर आ जाएगा 300 जाउल में। सो इसका जो कैलकुलेट आपको करना है, कैलकुलेट करके आपको बताना है कि कितने जाउल जो है इसका आंसर रहेगा। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल। यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल है। क्लियर? 1 मॉलिक्यूल आपको उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है ऑफ O2 गैस एट 127 डिग्री सेल्सियस। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे 1 मॉलिक्यूल की बात होगी वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 3/2 KT। ओके, सो यहाँ पे आप देखो दैट इज़ इक्वल टू 3/2 इंटू के, कितने आपके पास, के की वैल्यू हमने फिक्स रखी हुई है, ठीक है। टी की वैल्यू कितनी है 400, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो काइनेटिक एनर्जी को। क्लियर? सो नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। अगर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस जो है, ठीक है, उसका टेम्परेचर आपने 50 डिग्री सेल्सियस रेज कर दिया, तो उसमें उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा। मैंने आपको पोस्टुलेट्स करवाए हैं ना, मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। अगर आप टेम्परेचर को चेंज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी, और यही क्वेश्चन है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज होगी, ठीक है। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला रहेगा दैट इज़ 3/2 RT, और जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी हो गई, दैट इज़ 3/2
T+50 और हमने चेंज निकालना है तो दोनों का हम डिफरेंस लेंगे और जब हम डिफरेंस लेंगे तो 3/2 आर कॉमन आ गया और यहाँ से आप देख सकते हो 3/2 इंटू आर इंटू 50। ओके, आर की वैल्यू आपको पता है कि कितनी यूज़ करनी है, यहाँ से आप कैलकुलेट इसे कर सकते हो और जाउल में जो है आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया कैसे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हम फाइंड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, दैट इज़ एट what temperature the kinetic energy will be half of its value at 127 डिग्री सेल्सियस। कहते कि वो कौन सा टेम्परेचर होगा जब जो काइनेटिक एनर्जी है वो इसे अपनी वैल्यू की क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी एट 127 डिग्री सेल्सियस। अभी कितनी है 127, तो कितने टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी कितने पे बात कर रहे हैं 127 डिग्री सेल्सियस पे, कि क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज़ N×3/2 RT। तो आपको कन्वर्ट करना है 127 को कैल्विन में, कन्वर्ट करके 400 आ गया। और जो टेम्परेचर है वो हमें नहीं पता, सो हमने लेट कर लिया कि वो T है। काइनेटिक एनर्जी T इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट इज़ 127 डिग्री हाफ। ओके, हाफ पे आपको पता करना है, दोनों की वैल्यूज़ पुट कर दो अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो फार्मूला में जब आप पुट करोगे तो कुछ वैल्यूज़ जो हैं लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड से कट हो जाएंगी और यहाँ से जो है आपको टेम्परेचर जो है मिल जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 200 कैल्विन। और अगर क्वेश्चन डिग्री सेल्सियस में है तो इसे आप कन्वर्ट कर लोगे डिग्री सेल्सियस में, तो -73 डिग्री सेल्सियस जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। ओके, सो यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 2016 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। एट द सेम टेम्परेचर, ओके टेम्परेचर सेम है, प्रेशर भी सेम है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस विल हैव हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी पर मोल। इन्होंने कहा है कि किस गैस के पास सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी पर मोल। मोल की बात कर रहा है, पर मोल। ठीक है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मीथेन एंड ऑल। तो मैंने आपको थ्योरी में ही बता दिया था कि कोई भी गैस हो, ठीक है ना, अगर उनका टेम्परेचर सेम है, उनका प्रेशर सेम है, ठीक है, और वो सभी 1 मोल की है, ठीक है ना, 1 मोल ही है, H2 का भी 1 मोल है, नाइट्रोजन का भी 1 मोल है, मीथेन, तो गैस तो मैटर ही नहीं करती कि कौन सी गैस है। क्लियर, जब वो है ही 1 मोल है, उनके 1 मोल जो हैं, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, सभी की काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी। अगर आप हाइड्रोजन की निकालोगे काइनेटिक एनर्जी तो 3/2 RT आएगी, नाइट्रोजन की निकालोगे तो भी 3/2 RT, ठीक है ना, क्योंकि 1 मोल की बात हो रही है। मीथेन की निकालोगे उसकी भी 3/2 RT। सो इसमें तो सभी में ही हाईएस्ट है। क्लियर, तो ऑल जो है इसका आंसर आ जाएगा, द आंसर जो रहेगा दैट इज़ ऑल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, काइनेटिक एनर्जी जो है पर मोल ऑफ अ गैस इज़ 3/2 RT एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। व्हेन टेम्परेचर इज सेम, काइनेटिक एनर्जी पर मोल विल बी सेम। टेम्परेचर सभी का सेम है यहाँ पे, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी पर मोल क्या रहेगी, सेम रहेगी। ओके, सो नेक्स्ट जो है दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी पर मोल जो होगी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मोलर मास। वही मैंने आपको बताया कि नेचर ऑफ गैस, मोलर मास, उस पर तो डिपेंड नहीं करेगी। ओके, सो यहाँ पे अब जो टॉपिक है ना दैट इज़ लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, कि गैसेस जो हैं उनको कैसे लिक्विफाई करना है। ठीक है, यहाँ पे टॉपिक थोड़ा देख लेना अच्छे से क्या है ये। ठीक है, क्वालिटी अपनी बढ़ाकर जो है मोबाइल की, ओके, वो आप देख लेना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, लिक्विफिकेशन गैसेस की करनी है, मीन्स यहाँ पे टॉपिक का मीनिंग क्या है कि आपको गैसेस को लिक्विड बनाना है। तो कैसे बनाया जाएगा, ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि थॉमसन एंड्रयूज परफॉर्म सम एक्सपेरिमेंट्स ऑन CO2 गैस टू अंडरस्टैंड प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम रिलेशंस इन बोथ गैशियस एंड लिक्विड स्टेट्स। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट्स जो थे वो किसने किए, थॉमसन एंड्रयूज़ ने। ओके, तो प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम में क्या रिलेशंस हैं, ठीक है, उनको जानने के लिए तो उन्होंने क्या किया था, कुछ ग्राफ्स जो थे वो प्लॉट किए थे, किसके बीच में, दैट इज़ प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। किस गैस के लिए, CO2 गैस के लिए। बहुत जो हैं उन्होंने कर्व्स, मींस टेम्परेचर कांस्टेंट रख के कर्व्स जो ड्रॉ की थी, प्लॉटेड ग्राफ किए थे, काफ़ी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के किए थे। तो उन्होंने कुछ कर्व्स को फाइंड किया, ठीक है ना, जिसको हम आइसोथर्म्स कहते हैं। शायद हमने इसे पढ़ा भी था, दैट इज़ बॉयल्स लॉ में। ओके,
क्योंकि बॉयल्स लॉ में जो ग्राफ बनता है वो भी पी वी ग्राफ होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो उस हम कर्व को भी आइसोथर्म कहते थे वहाँ पे। तो ये कुछ बनेगा इसका जो है, मीन्स ये ग्राफ उन्होंने ड्रॉ किया था। पहले तो आप इसको ना रफ कॉपी पे पॉज करके वीडियो ड्रॉ कर लो, क्योंकि जब हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूज़न आपको हो सकती है, ठीक है। अपने आप डायग्राम को देख के आप यहाँ पे जो है क्लियर कर सकते हो। ओके, सो आप देख पा रहे हो ना यहाँ पे कुछ ऐसी डायग्राम है, तो इसे हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या एक्चुअली। सो सबसे पहला पॉइंट देखो, दैट इज़ ये रहा सबसे पहला पॉइंट। एट 48.1 डिग्री सेल्सियस, देख रहे हो ना, मीन्स 48 डिग्री सेल्सियस वाली लाइन को देखो। द कर्व इज़ हाइपरबोला, ये मीन्स एक पार्ट है हाइपरबोला का, एंड ये किसको ओबे कर रहा है, दैट इज़ बॉयल्स लॉ को ओबे कर रहा है। दस गैस बिहेव्स एज आइडियल गैस, दैट इज़ and at this temperature gas cannot be liquefied even if applied high pressure। यहाँ पे 48 डिग्री सेल्सियस पे जो है बॉयल्स लॉ ओबे हो रहा है, और इस गैस को यहाँ पे गैस जो है एक आइडियल गैस में बिहेव कर रही है। यहाँ पे इस टेम्परेचर पे आइडियल गैस की तरह वो बिहेव कर रही है, और उसको आप जितना मर्जी उसका टेम्परेचर कम कर दो और उसे मीन्स वो हाई प्रेशर पे, अगर आप 48 डिग्री सेल्सियस पे ही हाई प्रेशर अप्लाई करोगे, आई सेड 48 डिग्री सेल्सियस पे ही हाई प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, तभी वो गैस ल्यूकीफाई नहीं होगी। क्लियर, टेम्परेचर को नहीं आपने डिक्रीज़ करना, टेम्परेचर 48 ही रखना है, तो ल्यूकीफाई नहीं होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो बाद में क्या होगा, तो आप सोचोगे कि टेम्परेचर को लोअर किया जाए। एज द टेम्परेचर इज़ लोअर्ड गैसेज शो डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज़ करोगे, देखो डिक्रीज़ करते जा रहे हो, 35 किया, 32 किया, फिर 31 डिग्री किया, तो थोड़ा सा गैस ने आइडियल बिहेवियर से, क्योंकि उसका आइडियल बिहेवियर था पहले, उससे थोड़ा उसने डेविएट कर लिया, मीन्स डेविएशन शो करना स्टार्ट कर दिया। जब आप 30.98 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचोगे तो वहाँ पे क्या होगा, एट 30.98 डिग्री सेल्सियस, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है वहाँ पे 73, देख पा रहे हो। 30.98 वाली लाइन को देखो और वहाँ से प्रेशर को भी नोट करो 73। ओके, लिक्विड CO2 अपीयर्स फॉर फर्स्ट टाइम। ये वाली कर्व आपको ये शो कर रही है कि जब जो है गैस जो लिक्विड की तरफ मूव कर रही है, और फर्स्ट टाइम 30.98 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है ना, लिक्विड बनती हुई आपको दिखाई देगी। ओके, लिक्विड की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है आपको फर्स्ट टाइम। और होगा क्या, जब वो गैशियस से एकदम लिक्विड में चेंज हो रही है, हो चुकी है, मींस स्टार्टिंग हो गई उसकी, तो उस टेम्परेचर को आप कहते हो क्रिटिकल टेम्परेचर। मींस यहाँ पे 30.98 डिग्री सेल्सियस को आप क्या कहोगे, क्रिटिकल टेम्परेचर। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड, इस ये वाला पॉइंट देख रहे हो जो आप टेम्परेचर का, और इस पॉइंट में ग्राफ में देखो VC, और इस टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम होगा उसे हम क्रिटिकल वॉल्यूम कहेंगे, और जो प्रेशर होगा उसे हम क्रिटिकल प्रेशर कहेंगे। और ये TC, PC, VC, ये सभी टर्म्स जो हैं इन्हें हम क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, विद इंक्रीज इन प्रेशर मोर गैस कन्वर्टेड। अगर आपने क्या किया था, अभी टेम्परेचर को लो किया था, प्रेशर को इंक्रीज़ किया था, और अभी आप फिर और प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हो, प्रेशर जब आपने और इंक्रीज़ किया तो जो गैस उसमें थोड़ी बहुत अभी होगी वो भी लिक्विड में कन्वर्ट होगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो वॉल्यूम है उसका क्या होता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है। क्लियर, ग्रेजुअली ऑल गैशियस, तो और आप इंक्रीज़ करते जाओगे प्रेशर को और टेम्परेचर को और डिक्रीज़ करते जाओगे, तो क्या होगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगी CO2 गैस। क्लियर, फर्दर जब आप फिर प्रेशर में इंक्रीज़ करोगे, कॉजेस नो इफेक्ट, तो ऐसा पॉइंट आ जाएगा आप प्रेशर को फिर इंक्रीज़ कर रहे हो बट उसमें कोई इफेक्ट आपको शो नहीं हो रहा, ठीक है ना, क्योंकि अब लिक्विड तो बन गया ना। क्योंकि क्यों नहीं शो हो रहा, क्योंकि अब लिक्विड बन चुका है। तो लिक्विड तो अब क्या होते हैं, लिक्विड इज़ इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, अब लिक्विड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते। ओके, सो अब आप देखो टेम्परेचर को 21.5 डिग्री सेल्सियस पे देखो ग्राफ में,
देख लिया। जो यहाँ पे जो प्रेशर है दैट इज़ P2 21.5 डिग्री सेल्सियस। जो गैशियस CO2 था एग्जिस्ट अप टू बी पॉइंट तक तो गैशियस रहा, फिर भी उसमें थोड़ा बहुत गैशियस रहा होगा एट पॉइंट बी, ठीक है 68 एम। लिक्विफिकेशन ऑफ CO2 स्टार्ट्स, बी पॉइंट देख पा रहे हो, बी पे जो है लिक्विफैक्शन स्टार्ट हुआ और लिक्विफैक्शन जो कंटिन्यू रहा कब तक, सी पॉइंट तक कंटिन्यू रहा, वेयर लिक्विफैक्शन इज कंप्लीट। तो लिक्विफैक्शन जो था वो कंप्लीट हो गया एंड गैस जो थी वो क्या हो चुकी है अब, फुली कंडेंस्ड। क्लियर। सो बी पॉइंट तक तो क्या रहा, गैस रहा, और बी के बाद क्या स्टार्ट हुआ, लिक्विड होना स्टार्ट हो गया, और सी पॉइंट तक लगातार लिक्विड ही रहा और उसके बाद वो कंडेंस्ड हो गया। अगर हम बात और टेम्परेचर डिक्रीज़ कर दिया हमने एट 13.1 डिग्री सेल्सियस पे देखो एंड 50 ATM प्रेशर, लिक्विफैक्शन स्टार्ट एट आई। लिक्विफैक्शन कब स्टार्ट हुआ होगा, आई पे, एंड कंप्लीट हो गया जे पे। दस वी कैन से दैट गैस कैन बी लिक्विफाइड ईजिली एट रूम टेम्परेचर एंड लोअर प्रेशर। ठीक है, तो कोई भी गैस है उसे आप लिक्विफाई कर सकते हो रूम टेम्परेचर पे, लेकिन ऐसी गैसेस होती हैं जो लिक्विफाई नहीं होती, उनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे अभी। तो लोअर प्रेशर होना चाहिए, ठीक है, टेम्परेचर आपको क्या करना होगा, प्रेशर आपको इंक्रीज़ करना होगा, टेम्परेचर आपको लो करना होगा, तभी जो है एक गैस लिक्विफाई हो सकती है। क्लियर हो गया आपको। सो नेक्स्ट जो है कंक्लूजन आएगा दैट इज़ इन द रीजन राइट टू द डॉम शेप। जो मैंने ग्रीन शेड किया और येलो, इसको छोड़ के राइट पे देखो डॉम शेप के जो राइट हैंड साइड है ये देखो, इन द रीजन राइट टू द डॉम शेप कर्व एंड आफ्टर द 30.90 डिग्री सेल्सियस, जो CO2 था वो गैशियस फेज में है। कौन सी फेज़ में है, गैशियस फेज़ में है। ठीक है, और आप डॉम की लेफ्ट में देखो जो कि येलो कलर में मैंने शेड किया हुआ है, वो जो है वो लिक्विड फेज़ है। और जो डॉम शेप खुद है, ठीक है ना, डॉम शेप देख रहे हो ग्रीन कलर, जो खुद है वो डॉम शेप, उसमें क्या होगा, दोनों फेजेस प्रेजेंट रहेंगे, लिक्विड फेज भी और गैस फेज भी। क्लियर। सो दिस इज अ मीन्स डॉम शेप के अंदर क्या रहेगा, टू फेज रीजन रहेगा और वहाँ पे उन दोनों फेजेस में इक्विलिब्रियम भी होगा। क्लियर। ओके। सो एक बात और आपको याद रखनी है कि अगर आपने गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे, कौन सी कर्व के थ्रू जा सकते हो, दैट इज़ ए से एफ जाओ, एफ से जी जाओ एंड जी से एच आप जा सकते हो। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स है जो आपको लर्न करने हैं कि जो CO2 है, अमोनिया है, SO2, HCl, इनको आप लिक्विफाई कर सकते हो, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज़ करके या प्रेशर डिक्रीज़ करके। देयर आर सम गैसेज विच कैन नॉट बी लिक्विफाइड। वो कौन सी ऐसी गैसेज हैं जो हाई प्रेशर पे भी लिक्विफाई नहीं होती हैं और उनको हम परमानेंट गैसेज कहते हैं, दैट इज़ H2, हीलियम, HE, ठीक है, और O2। मीन्स लिक्विफाई नहीं होती है, मीन्स क्रिटिकल पॉइंट मैंने आपको बताया था ना, क्रिटिकल टेम्परेचर आया था उनका, क्रिटिकल टेम्परेचर के अबव वो लिक्विफाई जो है नहीं होंगी। ठीक है, टेम्परेचर आपको क्या करना होगा, उनका लोअर करना होगा, ठीक है, तभी जो है प्रेशर इंक्रीज करना होगा, तभी वो लिक्विफाई होंगी। तो ये वाली गैसेज है, अगर इनके क्रिटिकल टेम्परेचर पे आप इनको प्रेशर अप्लाई करोगे तो ये लिक्विफाई नहीं होंगी। तो इनके जो क्रिटिकल टेम्परेचर हैं लाइक H2 का जो है दैट इज़ 33.2 केल्विन, हीलियम का 5.3 केल्विन, ये इनके क्रिटिकल टेम्परेचर्स हैं। N2 का है 126 केल्विन, O2 का है 154.3 केल्विन और CO2 का है 30.98 डिग्री सेल्सियस में है। हमने अभी CO2 ही डिस्कस किया था, ये टेम्परेचर पे आके 30.98 डिग्री सेल्सियस पे आके जो CO2 था वो क्या बनना शुरू हो गया था, लिक्विड। ठीक है, फर्स्ट टाइम लिक्विड बना था, तो इसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर ही कहेंगे। क्लियर। सो इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लिया हमने 304। इन क्रिटिकल पॉइंट्स को आप नोट कर लो, क्रिटिकल टेम्परेचर्स को, आगे जो है क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पे आपको यूज़ होंगे ये। CO2 कैन नॉट बी लिक्विफाइड एट टेम्परेचर, ये मैंने अभी आपको बताया था कि क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर जो गैसेस होंगी वो लिक्विफाइड नहीं होती। 30.98 डिग्री सेल्सियस से अबव टेम्परेचर पे ये लिक्विफाइड नहीं था,
क्लियर। द गैस विच कैन बी ल्यूकिफाइड मोस्ट ईजिली हैज़ द हाइएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो गैस मीन्स कौन सी गैस ईजिली ल्यूकिफाई होगी, ये आपको लर्न करना है। कौन सी गैस ईजिली ल्यूकिफाई होगी, वो ईजिली ल्यूकिफाई होगी जिसमें क्या होगा, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाइएस्ट होगा, ठीक है, हाइएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर होगा जिसमें। ओके, सो कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी के बेस पे है। इन एन आइडियल गैस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल ट्रेवल। तो गैस मॉलिक्यूल ट्रेवल कैसे करेंगे, इन अ वेवी पाथ, इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ विद अ एक्सेलरेटेड वेलोसिटी, या फिर इन अ सर्कुलर पाथ। तो यहाँ पे जो है मीन्स इसका जो करेक्ट आंसर है, मैंने बताया था कि इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ जो है बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे गैसेस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल, ये पता है हमें, दैट आर सो स्मॉल एंड सो फार अपार्ट ऑन द एवरेज that the actual volume of the molecules is negligible in comparison to the empty space between them. Above given statement explains which property of gases. तो मीन्स इन्होंने कहा कि जो नेग्लिजिबल होगा, ठीक है ना, मीन्स जो अगर इनके वॉल्यूम को हम वॉल्यूम जो है अगर इनको हम कंबाइन कर दें, कंबाइन ठीक है ना कर दें, तो इसका वॉल्यूम कम होगा अगर इनके कंपैरिजन में स्पेस ऑक्यूपाई। ये भी मैंने आपको थ्योरी में स्टार्टिंग में ही बताया था, ठीक है ना। तो क्यों होगा, मीन्स नेग्लिजिबल क्यों होगा, क्योंकि हमने गैसेस को कंप्रेस कर दिया, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी पे ये केस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी स्टेट्स दैट गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। सो इन चारों में से आपको देखना है कि तीनों में से, चारों में से, ठीक है, कि कौन सा ऐसा अजम्पशन है जो ये शो करता है कि गैसेस की फिक्स्ड शेप नहीं होती। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ बी, पार्टिकल्स ऑफ गैस आर ऑलवेज इन कांस्टेंट एंड रैंडम मोशन। तो रैंडम मोशन में होते हैं, ठीक है, ऑलवेज जो हैं मोशन में रहते हैं। तो यहाँ से ही पता चल जाता है कि ये मूव कर रहे हैं, कि इनकी फिक्स्ड शेप नहीं है। क्लियर। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस प्रूव्स, जो काइनेटिक थ्योरी है वो क्या प्रूव करती है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोज लॉ। तो ये पॉइंट आपने नोट करना है कि जो काइनेटिक थ्योरी है वो सभी गैसेस को क्या करती है, सभी लॉज को क्या करती है, प्रूव करती है। दैट इज ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। 63 देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्ग अजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। यहाँ पे बताना है कि कौन सी जो है रॉन्ग अजम्पशन है गैसेस की। तो फर्स्ट है मोमेंटम एंड एनर्जी ऑलवेज कंजर्व। ये तो ठीक है, मोमेंटम एनर्जी जो कोलिजन के टाइम पे मीन्स कंजर्व रहती है, ये तो बिल्कुल ठीक है। प्रेशर इज़ द रिजल्ट ऑफ इलास्टिक कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल विद द कंटेनर्स वॉल। ठीक है कि इलास्टिक कोलिजन्स होती हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के, और प्रेशर उनका ही रिजल्ट है। मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड बाय ग्रेट डिस्टेंसेस कंपेयर टू देयर साइजेस। बिल्कुल गैसेस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स तो सेपरेट ही होते हैं ना, दूर दूर भागते हैं, ग्रेट डिस्टेंसेस पे होते हैं, ये भी ठीक है। तो ऑल द मॉलिक्यूल्स मूव इन स्ट्रेट लाइन बिटवीन कोलिजन एंड विद द सेम वेलोसिटी। तो ये जो है मींस ये अजम्पशन रॉन्ग है। सेम वेलोसिटी की जो है कोई बात नहीं की थी, कोई अजम्पशन जो है ये रॉन्ग है, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी में कोई वेलोसिटी की बात नहीं हुई थी। नेक्स्ट है लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस, हमने टॉपिक किया है ना आज, तो इस पे बेस पे भी कुछ क्वेश्चंस है, देख लेते हैं यहाँ पे। द गैस विद द हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर इज। तो यहाँ पे आपको गैस बताना है जिसका हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर है। मैंने थ्योरी में आपको इनके टेम्परेचर अभी बताए थे कि इनके आप क्रिटिकल टेम्परेचर नोट कर लो। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो CO2 का है। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन आइडियल गैस कैन नॉट बी ल्यूकिफाइड बिकॉज। आइडियल गैस जो होती है आप उसको ल्यूकिफाई नहीं कर सकते, क्यों, इसका कारण क्या है। तो जो इसका रीज़न रहेगा दैट इज़, क्या रीज़न रहेगा, दैट इज़ जो फोर्सेस होती हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो आइडियल गैस होती है उसके जो मॉलिक्यूल्स उसमें क्या होता है, जो फोर्सेस मींस इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस होती हैं वो उसमें नहीं होती, मींस नेग्लिजिबल होती हैं, बहुत कम होती हैं। तो अगर फोर्सेस नहीं हैं, नेग्लिजिबल हैं, तो वो ल्यूकिफाई नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको लर्न करना है। सो 75 का जो है डेट इज़ डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन जो है
डेविएशन वाला, अबव बॉयल पॉइंट, रियल गैस, ये हमने अभी टॉपिक किया नहीं है, लेकिन अगर आपने किया हुआ है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो अभी मैंने ये टॉपिक आपको नहीं करवाया। सो नेक्स्ट देखो, सेलेक्ट द वन दैट व्हेन यूज्ड वुड बी कंसीडर्ड एज बेस्ट कंडीशन फॉर लिक्विफेक्शन ऑफ गैस। ओके, लिक्विफिकेशन करने के लिए गैस की तो कौन सी कंडीशन बेस्ट है। अभी हमने ये किया भी था एक्सपेरिमेंट, जो स्टडी किया हमने, वहाँ पे क्या हो रहा था, प्रेशर को हम इंक्रीज़ करते जा रहे थे, टेम्परेचर को हम डिक्रीज़ करते जा रहे थे, तभी तो लिक्विफिकेशन हो रही थी ना गैस की। सो 77 का जो है सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट क्रिटिकल टेम्परेचर्स दे रखे हैं, और आपने क्या फाइंड करना है कि इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ लिक्विफिकेशन के, मीन्स कौन है इनमें से जो जल्दी लिक्विफाई होगा, फिर सेकंड पे होगा। देखो, जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, ठीक है, वो उतना जल्दी लिक्विफाई होगा। क्लियर। तो आप देख पा रहे हो कि O2 का सबसे ज़्यादा है क्रिटिकल टेम्परेचर, तो ये सबसे ईजिली जो है लिक्विफाई होगा। क्लियर हो गया। सो 78 का सी जो है करेक्ट आंसर रहेगा, ये मेन रीज़न है इसका। सो ये क्वेश्चन जो है ना, दिस क्वेश्चन इज मीन्स होमवर्क है आपके लिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग आइसोथर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट वेरियस टेम्परेचर। मैंने आपको ये स्टडी करवा दिया है, तो आपने ये बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। आप देख लो यहाँ पे, ठीक है। सो वी कैन मूव फ्रॉम दिस टू दिस, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ये पढ़ लेना आप, ठीक है, ऑप्शंस को पढ़ लेना, और जो करेक्ट है ऑप्शन यहाँ से वो आप बता देना कमेंट बॉक्स में। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। सो एक टॉपिक है जो हमारा लेफ्ट है अभी, दैट इज़ द लिक्विड स्टेट, ठीक है, कल या परसों वो भी अपलोड हो जाएगा। सो हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और एक मैंने आपको बताना था कि जिन्होंने भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया वो जल्दी से ज्वाइन कर लो, ठीक है। वहाँ पे जो है जो भी मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे मीन्स आपको कंटेंट दे रही हूँ, इसके PDF वहाँ पे अवेलेबल है। ओके, जिनको भी PDF चाहिए। और एक और जो है अनाउंसमेंट है कि वो 20 अक्टूबर है, जितने भी हमारे यूट्यूब पे चैप्टर्स हो चुके हैं, 20 अक्टूबर को उसका टेस्ट होगा, ठीक है, मीन्स आपका टेस्ट लिया जाएगा, तो वो टेलीग्राम पे ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, तो आपने वहाँ पे अटैम्प्ट करना है उसे। ओके, सो सभी चैप्टर्स जो हैं मैंने करवा दिए, वो आपको रिवाइज़ करने हैं, रिवाइज़ कर लो, तो इसी में से जो है क्वेश्चन आपको बनेगा। क्लियर। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू अलॉट।